हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू डिजिटल जीके क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइमली मैनर। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना इस क्लास में या पिछले क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा वो क्वेश्चंस क्या है ना, किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो केवीएस हो, चाहे सी टेट हो, या सूपी टेट हो, या सुपर टेट हो, या अदर स्टेट के टेट हो, उन सारे क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन में करा रहा हूँ। ठीक है। तो उसके बाहर मैं कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि इस क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो प्रैक्टिस है, तो उनका क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसीलिए उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है। तो आज हम उसी सीक्वेंस में यूपी टेट 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन मैं नहीं नोट कर पाया हूँ, तो मैं इसको साथ साथ में ट्रांसलेट कर लूँगा, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी इस चीज़ को समझ सके। ठीक है। तो क्या दे रखा है कि इफ़ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 11 एंड 18, देन यू हैव टू टेल द एडिशन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है। तो ये आपको बताना है। चलिए क्या करते हैं, एज यूजुअल दो संख्याएं दे रखी है, हमको नहीं पता है। पहली संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या y है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है, वो कितना दे रखा है 11, और इनका जो गुणनफल, इनका जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है वो 18 दे रखा है, x इंटू वाई इक्वल टू 18। ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब आपको क्या बताना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, मतलब इनका जो योग बताना है, इनका जो सम बताना है, क्या है होना चाहिए, वो रेसिप्रोकल्स का सम आपको पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो x अगर है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x, और y है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम पूछ रहा है, इनके व्युत्क्रमों का योग, तो मतलब 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है। इसका एलसीएम आप लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है। और अभी हमने निकाला था y प्लस एक्स कितना आया था, 11, और एक्स वाई कितना आया था, 18। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11/18। ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं दोनों नंबर्स की, मैंने वो दोनों लिख लिया यहाँ पे। अब आपसे रेसिप्रोकल्स का सम पूछ रहा है, मैंने सबसे पहले दोनों नंबर का रेसिप्रोकल्स निकाल लिया। क्या होगा, इनका सम पूछ रहा था, इसका सम ले लिया मैंने, इसका एलसीएम लिया, और जो बना एक्स प्लस वाई अपन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऊपर दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, दोनों को मैंने निकाला और हमारा आंसर निकला है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो भिन्नों का जो गुणनफल है ये है 14/15 तथा उनका जो भागफल है 35/24 है, तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या होगी। दे रखा है इफ मल्टीप्लीकेशंस ऑफ टू फ्रैक्शंस आर 14/15 एंड देयर क्वोशिएंट आर 35/24, देन विच विल बी द लार्जेस्ट वन। तो उसमें से आपको बड़ी भिन्न बतानी है। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखा दो भिन्न, हमको पता नहीं है कौन सी भिन्न है, तो आप क्या करिए, एक भिन्न मान लीजिए ना x/y, पहली भिन्न क्या मान लीजिए x/y, और जो दूसरी भिन्न है उसको मान लीजिए a/b। पहली x/y, दूसरी a/b। अब जैसे से दे रखा है वैसे से लिख लीजिए। क्या रखा है, दो भिन्नों का गुणनफल, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस दे रखे हैं 14/15। तो पहला क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो x/y इंटू a/b इक्वल टू दे रखा है 14/15। ठीक है। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना दोनों भिन्न का, ये पहला है दूसरा, इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 14/15। दूसरा इनका जो भागफल है वो दे रखा है 35/24। ठीक है। तो भागफल क्या होगा, मतलब x/y डिवाइड बाई a/b। भागफल का मतलब क्या हुआ, पहले भिन्न को अंश में रखिए, दूसरे भिन्न को हर में रखिए। इसका जो भागफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 35/24 दे रखा है, 35/24। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x/y, नीचे वाले को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, a/b क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/24। ठीक है। यहाँ से देखिए इस दोनों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है x/y इंटू a/b इक्वल टू 14/15, ये दे रखा है x/y इंटू b/a इक्वल टू 35/24। अब एक काम करिए, यहाँ से आप क्या करिए, x/y की वैल्यू निकाल लीजिए। निकालेंगे तो क्या आएगा, 35/24, और ये इधर जब जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, a/b हो जाएगा। होता है ना कि जब दूसरे साइड में ले जाते हो तो गुणे का भाग हो जाता है, तो जब इसका भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ठीक है। अब इस x/y की वैल्यू दे रखी है, इसमें आप रख दीजिए, ये वाला जो बना रखा था ना यहाँ पे रख दीजिए। कितना आया था ये, 35/24
इंटू ए अपॉन बी, ये ऑलरेडी ए अपॉन बी दे रखा है, इक्वल टू 14/15। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 35/24 और ये क्या है, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 14/15। यहाँ से आप ए अपॉन बी का जब होल स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 14/15 गुणे 35/24। इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 तिहाई के 15, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और 2 बारह 24। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए अपन बी का जो होल स्क्वायर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7 × 7 डिवाइड बाई 36। अब यहाँ से ए अपन बी जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 7 × 7/36 को लिख देते हैं, 6 × 6, ये आ जाएगा 7/6। मतलब ए अपन बी की जो वैल्यू आ गई हमारी 7/6 आ गई। तो यहाँ अपन का निकल के आ गया ए अपन बी 7/6 आ गया। तो अब क्या करिए, यहाँ से एक्स वाई वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा था ना, यहाँ पे क्या दे रखा था, x अपॉन वाई इंटू ए अपॉन बी इक्वल टू 14/15। तो यहाँ से हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 14/15 इंटू बी बाई ए। तो यहाँ से अगर x बाई वाई निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू 14/15 इंटू बी बाई ए का मतलब ए बाई बी दे रखा, तो बी बाई ए क्या होगा, 6/7। तो ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो x बाई वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4/5। देख रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे x बाई वाई की वैल्यू निकल के आ गई 4/5 और a बाई बी की वैल्यू आ गई 7/4, 7/6। मतलब a बाई बी आ गया आपका 7/6 और x बाई वाई जो निकल के आ गया आपका आ गया 4/5। अब इसमें बता दीजिए कौन सी बड़ी है। देखिए इसमें अंश जो है हर से छोटा है तो इसकी मतलब वैल्यू 1 से कम होगी, इसमें जो अंश है वो हर से बड़ा है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 1 से ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली जो a बाई बी की जो वैल्यू होगी मतलब 7/6 होगा वो आपकी क्या होगी, लार्जेस्ट भिन्न होगी इन दोनों भिन्नों में से। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7/6। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने सिंपल सबसे पहले क्या किया कि जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, जो भागफल दे रखा है, दोनों को मैंने एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, x बाई वाई इंटू ए बाई बी, तो पहले भिन्न को मान लिया था x बाई वाई, दूसरे भिन्न को a बाई बी, दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे निकाल लिया, दोनों का डिवीजन निकाल लिया, दोनों दे रखे हुए हमें। ठीक है, दोनों का हमने निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, एक में से एक कोई भी सॉल्व करके आप क्या करिए, x बाई वाई की वैल्यू निकाल लिया हमने, ये वैल्यू आ गई, इसको उठा करके मैंने क्या कर दिया, x बाई वाई की इस वाली इक्वेशन में रख दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, a बाई बी की वैल्यू निकल के आ गई, a बाई बी की वैल्यू आ गई 7/6। फिर से मैंने a बाई बी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, मैंने ऊपर वाले में रख दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया, x बाई वाई की वैल्यू निकल के आई, x बाई वाई आ गई 4/5। दोनों को जब आप कंपेयर करोगे 7/6 और 4/5 को, तो इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब 1 से छोटा होगा, और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसका मतलब 1 से बड़ा होगा, मतलब 7/6 जो आपकी बड़ी होगी, बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी संख्या है, विच विल बी द लार्जेस्ट वन इन गिवन फ्रैक्शंस। ठीक है, आपको सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, अब ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं तो इसको क्या करिए, देखिए 4 दे रखे हैं, तो 4 के लिए क्या करिए, आप क्या करिए ना, इन सबका जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है सबका एलसीएम ले लीजिए। तो आप अगर एलसीएम लेंगे 2, 3, 6 और 7 का, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2, 1 कम 2, 3, 3, 7, 3 हो जाएगा, 1, 1, 1 और 7, 7, 2, 3, 6, 7, 42। मतलब इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो होगा 42। तो आप सबका अगर एलसीएम 42 ले लेते हैं, ठीक है, ये 42 हो गया। अब क्या करिए, एक एक डिनोमिनेटर, एक एक को पकड़िए, एक एक फ्रैक्शन को, और उसको कन्वर्ट करते जाइए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में होता क्या है ना, देखिए सबका डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो आप ये नहीं बता सकते ना कौन सा बड़ा होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितने भी डिनोमिनेटर है ना, जितने भी आपका डिनोमिनेटर है सबको आपको सेम करना पड़ेगा। सेम करने का तरीका क्या होता है कि आपको जितने भी डिनोमिनेटर दे रखे हैं सबका एलसीएम लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, मतलब उस डिनोमिनेटर से जो भी एलसीएम है उसको डिवाइड करके आप क्या करिए, नया वाला फ्रैक्शन बनाइए। उस नए वाले फ्रैक्शन में आप देखेंगे कि सबका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब चलिए देखते हैं, एक एक को हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। 3/2 है, 3/2 है, इसको बनाते हैं, कैसे बनाओगे, 42 है, 42 हमको लाना है, 42, तो क्या करोगे, अंश और हर में 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 21 से जब मल्टीप्लाई करो तो ऊपर क्या हो जाएगा, 21 × 3 = 63/42।
दूसरा देख लीजिए 4/3 है, इसको अगर बनाना है 42 तो क्या करोगे, नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 है ना, तो आपको 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जो 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 42 और ऊपर हो जाएगा 56। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है 5/6, 5/6 इसको क्या करना है मतलब 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 छक्के 42 और 7 पच्चे 35। चौथा क्या दे रखा है 9/7, 9/7 दे रखा है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना 7 छक्के 42, 9 छक्के 54। अब देखिए अब हमारे पास सारे आ गए, नए वाले आ गए, ये आ गए 63/42, 56/42, 35/42 और 54/42। ठीक है, अब इसमें बता दीजिए, देख लीजिए किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर आपको किसका दिखेगा, पहले वाले का लिखेगा ना 63/42 का, तो 3/2 जो हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 31x5 9 का अपवर्त है जहाँ x एक अंक है तब x का मान बताना है। मतलब कि 9 इज ए फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर, ये नंबर है आपका, नंबर है 31x5, इसमें x को वैल्यू आपकी बतानी है। ठीक है, मतलब वैसे एक नंबर है कोई एक 31x5 जैसे होता है ना 1 2 3 4 5 इस तरीके का नंबर, इसमें से मान लीजिए 3 गायब कर दिया उसके जगह x दिया, तो पूछ रहा है कि ये एक नंबर है एंड देन 9 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर, देन पूछ रहा है आपका कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे क्या करना है, आपको पता है कि 9 एक फैक्टर है, तो क्या करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि सारे डिजिट को आप ऐड करिए, सारे डिजिट को ऐड करिए, जो भी सम आ रहा है अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो आपका नंबर वो 9 से फुली डिविजिबल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करता है 31x5 ये नंबर दे रखा है, इन सबको जब आप ऐड करोगे क्या होगा 3 + 1 + x + 5, ये कितना आ जाएगा 3 1 4 5 9, 9 + x। ठीक है, अब आपके पास 9 + x हो गया, इसको 9 से डिविजिबल बनाना है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, जीरो जीरो हो सकता है एक, तो x की वैल्यू तो जीरो ऑप्शन में आपका दे नहीं रखा है, देखिए कोई नहीं दे रखा है। एक हो सकता है, एक एक हो सकता है नहीं, क्योंकि एक रखोगे तो 9 1 10 हो जाएगा, दो रखोगे तो 9 2 11 हो जाएगा, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। x की वैल्यू 3 रखोगे तो भी ये डिविजिबल नहीं होगा, 9 3 12 12 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 रखोगे तो भी नहीं होगा, 5 रखोगे तो भी नहीं होगा, 6 रखोगे तो 9 छक्के 9 6 हो गया 15, तब भी ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से, तो आपका एक ऑप्शन बच गया 9। 9 को जब आप यहाँ पर रखोगे तो क्या होगा 9 + 9 / 9 मतलब 18/9, मतलब दो बार में डिविजिबल हो रहा है, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो आपकी 9 होगी। ये ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, x की वैल्यू तो ठीक है, क्योंकि जो डिजिट है ना, डिजिट 0 से लेकर के 9 तक ही तो हो सकता है ना, तो आप एक एक करके चेक लीजिए कौन सी वैल्यू हो सकती है। 9 + x है, अगर 9 + x को 9 + x को अगर 9 से डिविजिबल करना है तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 9 होगी, तभी तो 9 में 0 ऐड करोगे तो 9 आएगा, ये 9 से डिविजिबल होगा, और 9 में 9 ऐड करोगे तो 18 आएगा, ये 9 से डिविजिबल, इसके अलावा तो कोई नंबर आएगा नहीं, तो 0 और 9 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है, केवल 9 दे रखा है, तो 9 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू बताना है। ये आपका एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसको आपको इवेल्युएट करना है कि इसकी आपकी क्या वैल्यू होगी। तो आप प्यार से इसको क्या करिए, एक एक को इवेल्युएट करिए। ठीक है, पहले क्या लिख लेते हैं 1/3 का -1। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी भी नंबर का लेट से a/b है, इसका अगर -1 है तो इसका मतलब हो जाता है आप क्या करिए हर को अंश और अंश को हर में बदल दीजिए। ठीक है, मतलब a/b का -1 है तो क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही 1/3 का -1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की पावर 1 = 3। ठीक है, 1/4 की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 1, ये हो जाएगी 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट में क्या दे रखा है 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1। ठीक है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू मैंने निकाली 3, इसकी वैल्यू निकाली 4, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 3 - 4, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो -1 हो जाएगा इसका आंसर आपका। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे a/b की पावर अगर -1 है तो इसको आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हो a/b की पावर -1 है तो अब क्या होता है अंश और हर आपस में बदल जाते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में बदल जाते हैं, a/b का b/a हो जाएगा। वैसे ही मैंने इसको कर दिया 1/3 की पावर -1 को 3 की पावर 1 लिख दिया, 1/4 की पावर -1 को 4 की पावर 1 लिख दिया। अब जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें मैंने वैल्यू को रख दी, तो हमारा वैल्यू आ गया 3 - 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, -1 आ गया आपका करेक्ट आंसर, तो आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा,
क्वेश्चन तो आसान है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि डिजिट इसमें बड़े बड़े दे रखे हैं। तो क्या दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35, 54 तथा 61 सेंटीमीटर, तो इसके सबसे बड़े शीर्षलंब की लंबाई पूछ रहा है। दे रखा है कि इफ़ यू हैव गिवेन sides of a triangle respectively 35, 54 and 61 सेंटीमीटर, then you have to tell the altitude of their triangle। ठीक है, आपको सबसे बड़े शीर्षलंब की लंबाई बतानी है, मतलब इसका एल्टीट्यूड बताना है इस ट्रायंगल का। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका ट्रायंगल है, बेसिक्स में बता रहा हूँ। ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं, जो लेंथ होती हैं ABC दे रखी हैं। तो इस ट्रायंगल का फार्मूला कैसे निकालोगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएंगे। सभी लोग बचपन में पढ़े होंगे इसका फार्मूला कैसे निकाल। अगर केवल ट्रायंगल में आपको केवल भुजाएं पता है और कुछ नहीं पता है तो आप क्या करते हो ना, कि हीरोन्स फार्मूला होता है, याद होगा। अभी जैसे मैं फार्मूला लिखूंगा ना, आपको सब लोग याद आ जाएगा। हीरोन्स फार्मूला होता है, क्या होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। याद आ गया होगा। ये कब अप्लाई होता है, जब केवल ट्रायंगल की भुजाएं हमको दे रखी हैं। यहाँ ट्रायंगल की भुजाएं हमको पता है ना, ए, बी और सी, तो ही ये केवल फार्मूला लगाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे एस क्या होता है, एस की जो वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होती है। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब अर्ध परिमाप बोलते हैं एस को। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन में तीनों दे रखा है, तीनों भुजाएं 35, 54 और 61। तो आप क्या करिए, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब हमको ए दे रखा है 35, बी दे रखा है 54 और सी दे रखा है 61। ठीक है, एस निकालोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना आ जाएगा, 35 प्लस 54 प्लस 61 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10, 5 3 8 6 14 1 15, 150/2 ये आ जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। मतलब सेमी पेरीमीटर आपका अर्ध परिमाप 75 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये 75 एस होता है, एस माइनस ए 75 माइनस 35 75, एस माइनस बी 75 माइनस दूसरा क्या दे रखा है आपका 54 और एस माइनस सी 75 माइनस 61। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 75, 75 में से 35 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 40, 75 में से 54 माइनस करोगे, 5 में 4 गया 1, 7 में से 5 जाए 2 21, और ये 75 में से 61 माइनस करोगे, 5 में से 1 गया 4, 7 में 6 गया 1। ठीक है, ये आया। अब इसको आप सॉल्व करिए। 75 को मैंने लिख दिया 25 इंटू 3, 40 को मैं क्या लिखूँगा, 40 को मैं लिखता हूँ 5 इंटू 8। ठीक है, 21 को मैं क्या लिखूँगा 3 इंटू 7 और 14 को क्या लिखूँगा 7 इंटू 2। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, 25 है, यहाँ पे 25 है, कितने का स्क्वायर होगा 5 का, तो 5 एक बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या है 7 इंटू 7 है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2, 8 दूनी के 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, यहाँ से 4 बाहर आ गया। ठीक है, तो हमारा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, तो बच क्या गया, केवल 5 बच गया यहाँ पे। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25 में से एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, 7 इंटू 7 में से एक 7 बाहर आ गया, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पर 16 से 4 बाहर आ गया, और 3 इंटू 3 से 3 बाहर आ गया, तो केवल आपका 5 अंदर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 35 और इंटू 4 इंटू 3, ये आपका आ जाएगा 4 3 12 25 60 और इंटू 7 420/5। तो ये आपका आ गया ट्रायंगल का एरिया, 420/5 आ गया। ठीक है, ये आपको आ गया। अब क्या पूछ रहा है, अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था ना कि एक ट्रायंगल है, इसके सबसे बड़े शीर्षलंब, शीर्षलंब का मतलब क्या होता है, एक एक जो होता है कॉर्नर से, एक एंगल से आप दूसरे एंगल पर जो परपेंडिकुलर खींचते हैं ना, दूसरे साइड्स पे जब परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये आपका शीर्षलंब होगा। मतलब मैंने ट्रायंगल ABC में ए से क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच दिया BC पे, तो इसी की आपकी लेंथ पूछ रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा है ट्रायंगल की। इसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं ना, इसी को एल्टीट्यूड, एक एंगल से मतलब ए से मैंने क्या किया, सामने वाली भुजा पर जो लंब खींचा इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो एच आपसे पूछ रहा है। आपको ये भी याद होगा कि इस केस में ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, कि अगर ट्रायंगल ABC दे रखा है और इसकी हाइट एल्टीट्यूड आपका H दे रखा है, ठीक है, और बेस आपका मान लीजिए ए दे रखा है, तो क्या होता है बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया होता है। ये भी आपको पता होगा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ट्रायंगल के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं ना, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उस हिसाब से आप ट्रायंगल का फार्मूला लगाते हो। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर एल्टीट्यूड H दे रखा है, लंब H दे रखा है और बेस ए दे रखा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और हाइट हो गया H। ठीक है,
बट एक बात बताइए ना, आप ट्रायंगल का कुछ भी एरिया निकालिए, कुछ भी आप कोई भी फार्मूला लगाइए, ट्रायंगल का एरिया तो हमेशा सेम ही होगा, चाहे इस फार्मूले का यूज़ करिए चाहे ऊपर वाले फार्मूले का यूज़ करिए, ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो क्या करिए, हमारा जो ट्रायंगल का एरिया निकल के आया था 420√5, इसको क्या करिए यहाँ पर रख दीजिए। तो 420√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हाइट आपको, और ए क्या दे रखा है, ए यहाँ पे आपका दे रखा था 35, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रख दिया 35। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 420√5 गुणे 2, ठीक है, डिवाइड बाई 35। तो ये आपका हो जाएगा 5 7 35, 5 6 8 40 और 5 चौको 20, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 7 84, 12 बार में कट गया, तो मतलब h इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 24√5। कैसे, ये बच गया ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे h क्या आ गया, 12 गुणे के 2 गुणे √5, तो आपका आ जाएगा 24√5, ठीक है। तो ये आपका एल्टीट्यूड आपका इसका, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, देख लीजिए कौन सा, 24√5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा हो लेकिन काफ़ी ईजी है, बस आपको 2 फार्मूले पता होने चाहिए, हीरोन्स फार्मूला और एक ट्रायंगल का हाइट और बेस अगर दिया तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो ये पता ना। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हो कि सर आपने जहाँ पे बेस लिया हुआ है ना, आपने जो यहाँ पे बेस लिया, वो बेस को ए क्यों लिया, बेस बी भी तो हो सकता है, सी भी हो सकता है ना, सब हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमको मैक्सिमम निकालना है। एच की हाइट जो पूछ रखा है ना, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, यहाँ से सबसे बड़े शीर्षलम की पूछ रहा है, एल्टीट्यूड सबसे बड़ा होना चाहिए। तो अगर ट्रायंगल का फार्मूला लिखते हो, ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एक बात बताइए, हाइट को अगर मैक्सिमम होना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि हाइट मैक्सिमम हो तो ए सबसे छोटा होना चाहिए ना, तभी तो आप सबसे बड़ा ले पाओगे। ट्रायंगल का अगर हाइट सबसे बड़ा होना चाहिए, अगर हाइट आपको सबसे बड़ा चाहिए तो ए सबसे छोटा होना चाहिए। तो ए सबसे छोटा किस में है, ए बी सी में, तो सबसे छोटा कौन सा, 35, 54 और 61 में सबसे छोटा क्या है, 35, इसलिए मैंने यहाँ पे 35 चूज़ किया। अगर आप 54 और 61 पिक करोगे तो आपका अलग आंसर आएगा जो गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने के लिए है कि सबसे बड़ा हाइट पूछा है आपसे, ठीक है, सबसे बड़ा। अगर इसमें क्वेश्चन सबसे बड़ा नहीं पूछता, केवल शीर्षलम पूछता, तो आप कुछ भी रख के निकाल सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़े हाइट के लिए आपका सबसे छोटी भुजा होनी चाहिए, तो सबसे छोटी भुजा मैंने 35 लिया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। ये तो मतलब आसान सा क्वेश्चन है, मतलब अगर याद होगा तो आप कर लोगे, काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन थे। पूछ रहा है हु इज़ द राइटर ऑफ गणित सार संग्रह, तो इसके आंसर हो जाएगा महावीराचार्य। महावीराचार्य थे गणित सार संग्रह के जो राइटर हैं, ठीक है। इनका भी आप देख लीजिएगा, नेट पर सर्च कर लीजिए कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी, भास्कराचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन है, ब्रह्मगुप्त का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। भास्कराचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन है, ब्रह्मगुप्त का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक एक लाइन में आप इन सब के बारे में याद रख लीजिएगा, सो दैट एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट तो सबको फेमस है, इन्होंने जीरो की शुरुआत करी थी, ठीक है। महावीराचार्य का भी आपको पता चल गया कि इन्होंने गणित सार संग्रह के लेखक हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसका कथन है, हु हैड सेड दिस, शिक्षक जो होता है शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देता है, ठीक है। मतलब जो टीचर्स होता है वो टीचिंग इक्विपमेंट्स का यूज करके क्या कर सकता है, टीचिंग को क्या कर सकता है, स्टेबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। तो उस ये काम, ये वचन जो है, ये स्टेटमेंट जो है किस राइटर ने दिया है या किस मैथमेटिशियन ने दिया है, ठीक है। तो ये आपका है किस थिंकर ने दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेकन तथा रॉबर्ट्स। मेकन तथा रॉबर्ट्स ने, इन दोनों ने बोला था कि जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर वो टीचिंग इक्विपमेंट्स का अगर यूज करते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है ना, शिक्षण को मतलब टीचिंग को क्या कर सकते हैं, स्टेबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है, ठीक है। तो मेकन और रॉबर्ट्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गणित शिक्षण की स्वप्रसिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा, यूक्लिड विधि है ही है, गैर यूक्लिड भी पता होगा आपको, औपचारिक एवं स्वयं सिद्ध विधि भी होता है, ठीक है। तो इसमें से केवल एक जो आनुवंशिक विधि है ना, ये क्या होता है कि स्वप्रसिद्ध विधि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। मतलब आनुवंशिक विधि हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आनुवंशिक विधि। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पहले पूछा जाता था, तो मैंने इसको हैंडल कर लिया, क्योंकि पैटर्न जो होता है ना, पैटर्न कभी भी चेंज कर सकते हैं एग्जाम में, सो दैट आपको हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, सो दैट आप एक भी नंबर लूज ना कर पाए। तो ये आप याद रखिएगा कि स्वप्रसिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है, आनुवंशिक विधि।
ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभाजनी का उपयोग किया जाता है, मतलब डिविजिव का उपयोग किया जाता है। डिविजिव आपको पता होगा कि जब एक लाइन्स को कोई चीज़ डिवाइड करते हैं उसको डिविजिव बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, डिविजिव का उपयोग किया जाता है किसमें, कोण बनाने में नहीं, कोण बनाने में यूज नहीं होता, त्रिभुज बनाने में भी यूज नहीं होता, आयत बनाने में भी यूज नहीं, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, उसकी लंबाई ज्ञात करने में विभाजनी का उपयोग किया जाता है। कैसे ये होता है ना, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आपने सुना होगा कि कोई रेखा है उसको m/n में डिवाइड करता है, ठीक है, तो इसी को विभाजनी बोलते हैं। तो विभाजनी का जो उपयोग होता है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, कितने वर्ग हैं, एक, मैं जहाँ जहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ देखते जाइए। एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए छोटे वाले, ठीक है। दूसरा आपको एक सबसे बड़ा वाला देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है, बाहर वाला ये, ठीक है, ये 1 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद अब क्या मिलेगा आपको, मैं कलर चेंज कर कर करते जा रहा हूँ। दूसरा आपको ये मिलेगा, देखिए एक ये हो जाएगा, एक स्क्वायर मिल रहा है ना ये, तो एक ये हो गया। दूसरा और क्या होगा, एक ये हो जाएगा आपका, अगर इसको देखेंगे एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है, +1, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताइए। नेक्स्ट आपका एक ये बनेगा, देख रहे हैं, एक ये वाला बनेगा तो +1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट आपका ये बनेगा, ये वाला, ठीक है, +1। तो कितना हुआ, 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14, 14 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैंने एक एक पेन से डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया है। आप फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने इसमें वर्ग हैं, ठीक है। फिर से अगर इसमें रिपीट करूँगा तो ये आपस में बिगड़ जाएंगे, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। तो फिर से एक बार वीडियो को बैक जा करके देखिए, आपको समझ में आएगा कितने वर्ग हैं। तो इस दिए गए जो फिगर है इसमें टोटल 14 स्क्वायर है। तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।